आज जो है हमारा पार्लियामेंट अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट हो गया, विपक्ष मुक्त पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का सारा रेलेवेंस खत्म। पार्लियामेंट हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस पार्लियामेंट में अपोजिशन नहीं होता उस पार्लियामेंट का ना होना या होना कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज सारे 140 143 एमपीज को, अपोजिशन के एमपीज को सस्पेंड करके मोदी सरकार ने पार्लियामेंट को इररेलेवेंट कर दिया। ये तो मजाक है। डेमोक्रेसी का नाम तो डेमोक्रेसी रहा नहीं। इंडिया में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है। तो अपोजिशन यूनिटी आ गई, उससे ये बुखला गए। इनको जो है अपना पार्लियामेंट में आज 3 कानून लेकर के आए, क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट लेके आए जिस पे कोई चर्चा नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुआ। इन्होंने सस्पेंशन कर दिया क्योंकि स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन और लोकसभा का स्पीकर जो बीजेपी की तरफ से शाद होगा वो वही करेंगे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। हमें याद है, इससे वो अपने आप को एक्सपोज कर दे, जनता इसको जज करे। दानिश अली के मामले में चुप। इससे पहले भी संसद में बहुत सारे ऐसे मामले उठे। खुद प्रधानमंत्री ने रेणुका चौधरी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया। आपके शशि थरूर की जो वाइफ बनी सुनंदा पुष्कर, उनके खिलाफ उन्होंने कह दिया 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जर्सी गाय कह दिया, कांग्रेस की विधवा कह दिया। तो अपशब्द का इस्तेमाल, ये जो टोन है राजनीति का, ये उन्होंने सेट किया। भाई जब चाहती है मुंह बंद कराना सरकार, एक तरफ यहाँ पे ईडी, सीबीआई, आईटी इनका दुरुपयोग करती है, अपोजिशन के नेता के घर में रेड करवा देती है, उनको डराती धमकाती है, जो कहीं पे ऑफर दे देती है कि भाई आ जाओ बीजेपी के कैंप को जुड़ जाओ। हमारे पास ऑप्शन, उसका बड़ा एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता वो छोड़ करके चले गए, बीजेपी के साथ जुड़ गए। असम के जो चीफ मिनिस्टर आज है वो पहले कांग्रेस में थे, उनके खिलाफ किताब छापा था, करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था, बीजेपी ने किताब छापा था। वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में, उनको असम का चीफ मिनिस्टर बना दिया। लंबा लिस्ट है। तो बीजेपी चाहती है कि पार्लियामेंट के बाहर इन नेताओं के खिलाफ अपने उनके सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करो, और पार्लियामेंट के अंदर अगर वो नहीं डरते हैं फिर भी सवाल करते तो उनको जो सस्पेंड कर दो। ये इनका ये लास्ट रिजोर्ट था, जो उन्होंने सारे लोगों को सस्पेंड कर दिया। उनको सस्पेंड करके बिना किसी अपोजिशन के रहते हुए वो 1, 2, 4, 5 या 10 कुछ एमपी रहेंगे, उसका कोई महत्व नहीं है। बट मेजॉरिटी 2/3 ऑफ अपोजिशन, मोर देन 2/3 ऑफ अपोजिशन एमपीज सस्पेंडेड है आज। और आज बिल ले आते हैं और क्रिमिनल लॉ को अमेंडमेंट का बिल पास कर देते हैं। मिनिस्टर और आपके लोकसभा के स्पीकर और प्रेसिडेंट, ये इन लोगों में से किसी ने भी कभी भी कोई अपना दुख नहीं जाहिर किया। जब मणिपुर में, हमने देखा है वो वीडियो, मणिपुर में एक नारी को नंगा कर दिया गया, उनको मार दिया गया, जिंदा है नहीं जिंदा है, उनको रेप किया गया, सारे चीज़ मणिपुर में क्या से क्या हुआ। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? तो उस वक्त क्यों इन सारे लोगों ने कभी भी एक स्टेटमेंट नहीं दिया? आज दानिश अली को अगर पार्लियामेंट के अंदर में भद्दा से भद्दा, खराब से खराब गाली दिया गया, आज भी कोई एक्शन उनके ऊपर नहीं है। कोई एक दुख वाला, हमें दुख हुआ ऐसा भी उन्होंने नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला। 2019 में इन्हें किसी तरीके से कुछ बढ़त मिल गई थी, लेकिन 2019 के बाद से बंगाल में बीजेपी गिरता चला गया, उसका वोट शेयर गिरता चला गया और तृणमूल का वोट शेयर उठता चला गया। 2021 में तृणमूल को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सीट्स आए, वोट शेयर ज़्यादा आए और बीजेपी का वोट शेयर गिरा। फिर उसके बाद अभी हाल में, इस साल में भी जो पंचायत इलेक्शन हुए, पंचायत इलेक्शन के रिजल्ट में भी ये दिखा गया कि 50 से ज़्यादा वोट शेयर, 50% से ज़्यादा वोट शेयर अगर आप परसेंटेज में देखें तो तृणमूल का ज़्यादा है। तृणमूल को बढ़ोतरी होती आई और बीजेपी को गिरती। तो बीजेपी की पॉपुलैरिटी बंगाल में केंद्रीय मंत्री, हर एक केंद्रीय मंत्री चले आए। पूरे देश में जब इलेक्शन करवाया उन्होंने तो बंगाल के इलेक्शन को सबसे ज़्यादा स्टेज में बांट दिया, ज़्यादा से ज़्यादा चरण में उनको विभाग किया, पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी लिया, सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में उतार दिए, हर एक केंद्रीय नेता बंगाल में चला आया। खुद प्रधानमंत्री ने दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा रैलीज बंगाल में होल्ड किए, दूसरे गृह मंत्री ने होल्ड किए, उसके बावजूद बंगाल में नाकाम रहे। तो ये डरते हैं ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी बहुत ही घातक नेता है और उनको नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी है, हर एक मुद्दे में आप उनको जितना भी बोल लो, सबसे पहले वो खड़े होकर के बीजेपी के खिलाफ ईमानदारी के साथ अगर कोई लड़ रहा है तो उनमें नाम राहुल गांधी का भी है। हर एक मुद्दे पे वो अपना मामले को, पार्लियामेंट में हो वहाँ उठाते हैं, वो वॉक कर रहे वहाँ उठाते, जहाँ भी रहे वो मुद्दे पे बोलते हैं। उनको डर भय नहीं। उनको भी सस्पेंड कर दिया था, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया था फर्जी मामले में। फिर जाकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाकर उनको राहत मिली, वो वापस रीइंस्टेट हुए। तो अच्छा सजेशन है। और कांग्रेस ने ऐसा नहीं कि उन्होंने इनकार किया हो कि नहीं, हम खारगे जी को नहीं प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाएंगे, सिर्फ राहुल गांधी ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जीतेंगे, जीतने के बाद हम फैसला लेंगे। क्योंकि एक दलित कैंडिडेट को आगे ले आना ये बहुत ही अच्छा सजेशन है ममता बनर्जी की तरफ से, और इस पे वक्त आने पे फैसला लिया जाएगा। हालांकि ये शुरू से अप्रोच रहा है इंडिया अलायंस का कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हम अभी से डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम पहले चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, उसके बाद किसी न किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन इसमें अगर एक सजेशन आया है तो इस पे अलायंस को गौर करना चाहिए।
जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। 3 दिसंबर के बाद अब यह जरूरी हो गया है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी और 2024 में इंडिया गठबंधन किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। 3 बड़े महत्वपूर्ण चीज़ है। पहला यह है कि जिस रमेश भिदोरी ने दानिश अली के नाम पर पूरे मुस्लिम समाज को गालियां दी, उनको जो है लोकसभा से बाहर नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि प्रताप सिम्हा, जिनके पासेस से जो लोग लोकसभा के अंदर घुसे, भगदड़ मच गई और हमलावर बन गए, उनको भी सस्पेंड नहीं कर दिया गया। मगर जिन लोगों ने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, ममता बनर्जी के लोग हों, या किसी भी अन्य दल से डीएमके के लोग हों या आम आदमी पार्टी के लोग हों, उनमें से 141 लोकसभा राज्यसभा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। और उसी बीच जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है एक बिल पेश करते। कैसा देश में मजाक चल रहा है ये तो नहीं पता, मगर इतना जरूर है कि जिस ओम बिरला और जगदीप धनखड़ को लोगों ने ईमानदारी के साथ बैठाया था, उनके काम पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो तौसीफ खान साहब है, नेशनल पैनलिस्ट हैं, इनसे जुड़ेंगे कि लगातार जो हालात बन रहे हैं उनमें किस तरह से देश के लोग सोचते हैं, और 141 जो लोकसभा राज्यसभा के सांसदों का निलंबन हुआ है उस पर ये क्या सोचते हैं। तौसीफ भाई, सबसे पहले 2024 करीब आया और तमाम 141 जो ऐसे दिग्गज लोग थे, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, कल्याण बैनर्जी हो, महुआ तो ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, कैसे देख रहे हैं मोदी सरकार आखिर इस तरह के तानाशाह में, इस तरह के लोकतंत्र में इस तरह का तानाशाह क्यों अपनाए? इसके पीछे क्या मंशा लगता है आप लोगों को? देखिए, किसी भी तानाशाह को, डिक्टेटर को पसंद नहीं कि उसके खिलाफ या उसके विचार के खिलाफ, उसके पॉलिसी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट में, जहाँ पे नरेंद्र मोदी को मालूम है कि मेजॉरिटी के एमपीज़ उनके हैं, उनके इशारे पे उठते और बैठते हैं, वहाँ पे ऐसी हिमाकत करना कि कोई उनके पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ या उनके दोस्तों, उद्योगपति दोस्तों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, तो ये नेचुरल सा बात है कि एक डिक्टेटर के हिसाब से वो उन लोगों को पसंद नहीं करेंगे। पहले तो महुआ मोइत्रा को किसी भी तरीके से इल्ज़ाम लगा करके निकाल दिया। अब उसके अलावा भी देखा कि भाई अपोजिशन में यूनिटी आ गई। महुआ मोइत्रा के बाद में जो भी लोग थे, जितने भी लोग थे, सोनिया गांधी महुआ मोइत्रा के पीछे खड़ी थी उसी दिन पार्लियामेंट में जब महुआ मोइत्रा को निकाला गया। तो ये अपोजिशन यूनिटी आ गई, उससे ये बुखला गए। इनको जो है अपना पार्लियामेंट में आज 3 कानून लेकर के आए, क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट लेके आए, जिस पे कोई चर्चा नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुआ। इन्होंने सस्पेंशन कर दिया क्योंकि स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन और लोकसभा का स्पीकर जो बीजेपी की तरफ से शाद होगा वो वही करेंगे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। हमें याद है वो ज़माना जब लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी थे, गवर्नमेंट अपनी पार्टी के डिक्टेट के अगेंस्ट वो चले गए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वो होल्ड करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लोगों का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उस हिसाब से अपना वो फैसला ले, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला होता है, उन्हें किस बात का भय और डर। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है। यहाँ पे बीजेपी में वही हो रहा है जो बीजेपी के ऊपर से उन्हें इशारा मिलता है। कभी भी पार्लियामेंट के हिस्ट्री में इतने अपोजिशन एमपीज़ को बाहर नहीं फेंका गया होगा, वो ना के बराबर है। आज जो है हमारा पार्लियामेंट अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट हो गया, विपक्ष मुक्त पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का सारा रेलिवेंस ख़त्म। पार्लियामेंट हो या ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पार्लियामेंट में अपोजिशन नहीं होता उस पार्लियामेंट का ना होना या होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आज सारे 140 143 एमपीज़ को, अपोजिशन के एमपीज़ को सस्पेंड करके मोदी सरकार ने पार्लियामेंट को इररिलेवेंट कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप लोगों ने सुना कि महुआ पहले सस्पेंड हुई, उस पर जो है सवाल तो खड़े होते हैं कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने पैसे लेके सवाल पूछे। फिर उसके बाद लगातार एक के दीगर बाद तमाम बड़े सांसद, यहाँ तक कि ऑपोजिशन का लीडर अधीर रंजन चौधरी, वो भी सस्पेंड हो गया। तो आपको क्या लगा कि सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है मुंह बंद कराना। सरकार एक तरफ यहाँ पे ईडी, सीबीआई, आईटी इनका दुरुपयोग करती है, अपोजिशन के नेता के घर में रेड करवा देती है, उनको डराती धमकाती है, जो कहीं पे ऑफर दे देती है कि भाई आ जाओ बीजेपी के कैंप को जुड़ जाओ। हमारे पास ऑप्शन, उसका बड़ा बड़ा एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता वो छोड़ करके चले गए, बीजेपी के साथ जुड़ गए। असम के जो चीफ मिनिस्टर आज है वो पहले कांग्रेस में थे, उनके खिलाफ किताब छापा था, करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था, बीजेपी ने किताब छापा था। वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में, उनको असम का चीफ मिनिस्टर बना दिया। लंबा लिस्ट है। तो बीजेपी चाहती है कि पार्लियामेंट के बाहर इन नेताओं के खिलाफ अपने उनके सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करो, और पार्लियामेंट के अंदर अगर वो नहीं डरते हैं फिर भी सवाल करते तो उनको जो सस्पेंड कर दो। ये इनका ये लास्ट रिजोर्ट था जो उन्होंने सारे लोगों को सस्पेंड कर दिया। उनको सस्पेंड करके बिना किसी अपोजिशन के रहते हुए वो 1 2 4 5 या 10 कुछ एमपी रहेंगे, उसका कोई महत्व नहीं है।
बट मेजॉरिटी 2/3 ऑफ अपोजिशन, मोर देन 2/3 ऑफ अपोजिशन एमपीज सस्पेंडेड है आज, और आज बिल ले आते हैं और क्रिमिनल लॉ को अमेंडमेंट का बिल पास कर देते हैं। ये तो मजाक है। डेमोक्रेसी का नाम तो डेमोक्रेसी रहा नहीं। इंडिया में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है। एक सवाल है कि जैसे अभी तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, कल्याण बनर्जी का एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा। धनखड़ जी ने कहा कि एकदम जो है निचले स्तर पर आप लोग जा चुके, आप लोगों को सद्बुद्धि हो। तो आखिर वही जगदीप धनखड़ दानिश अली के मामले में क्यों खामोश हो जाते हैं, और जब कल्याण बनर्जी राज्यसभा के बाहर करते हैं तो उनको जो है निचले स्तर की बात बताने लगते हैं? बिल्कुल, इससे वो अपने आप को एक्सपोज कर दे, जनता इसको जज करे। दानिश अली के मामले में चुप। इससे पहले भी संसद में बहुत सारे ऐसे मामले उठे। खुद प्रधानमंत्री ने रेणुका चौधरी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया। आपके शशि थरूर की जो वाइफ बनी सुनंदा पुष्कर, उनके खिलाफ उन्होंने कह दिया 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जर्सी गाय कह दिया, कांग्रेस की विधवा कह दिया। तो अपशब्द का इस्तेमाल, ये जो टोन है राजनीति का, ये उन्होंने सेट किया। भाई, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस ज़माने का जो टोन था, पॉलिटिकल एडवर्सरीज एक दूसरे के खिलाफ कठोर से कठोर उनकी पॉलिसीज़ की निंदा किया करते थे। लेकिन आज जिस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और धनखड़ जी या इवन प्राइम मिनिस्टर और आपके लोकसभा के स्पीकर और प्रेसिडेंट, ये इन लोगों में से किसी ने भी कभी भी कोई अपना दुख नहीं जाहिर किया। जब मणिपुर में, हमने देखा है वो वीडियो, मणिपुर में एक नारी को नंगा कर दिया गया, उनको मार दिया गया, जिंदा है नहीं जिंदा है, उनको रेप किया गया, सारे चीज़ मणिपुर में क्या से क्या हुआ। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? तो उस वक्त क्यों इन सारे लोगों ने कभी भी एक स्टेटमेंट नहीं दिया? आज दानिश अली को अगर पार्लियामेंट के अंदर में भद्दा से भद्दा, खराब से खराब गाली दिया गया, आज भी कोई एक्शन उनके ऊपर नहीं है। कोई एक दुख वाला, हमें दुख हुआ, ऐसा भी उन्होंने नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला। अच्छा, तो प्रताप सिम्हा जी है, एक बात बताइए कि आज जैसे ये तमाम तरह के जगदीप धनखड़ के मामलात सामने आए, तो एक सवाल ये उठ गया कि आखिर ममता बनर्जी और राहुल गांधी, इन दोनों से भाजपा इतनी डरती क्यों है? खाली इन दोनों के ऊपर ही हमलावर है, एक ममता बनर्जी और एक राहुल गांधी। देखिए, आपने सही बोला है। बंगाल में प्रधानमंत्री ने पूरा का पूरा ताकत झोंक दिया 2021 के इलेक्शन में। 2019 में इन्हें किसी तरीके से कुछ बढ़त मिल गई थी, लेकिन 2019 के बाद से बंगाल में बीजेपी गिरता चला गया, उसका वोट शेयर गिरता चला गया और तृणमूल का वोट शेयर उठता चला गया। 2021 में तृणमूल को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सीट्स आए, वोट शेयर ज़्यादा आए, और बीजेपी का वोट शेयर गिरा। फिर उसके बाद अभी हाल में, इस साल में भी जो पंचायत इलेक्शंस हुए, पंचायत इलेक्शन के रिजल्ट में भी ये दिखा गया कि 50 से ज़्यादा वोट शेयर, 50% से ज़्यादा वोट शेयर अगर आप परसेंटेज में देखें तो तृणमूल का ज़्यादा है। तृणमूल को बढ़ोतरी होती आई और बीजेपी को गिरती। तो बीजेपी की पॉपुलैरिटी बंगाल में केंद्रीय मंत्री, हर एक केंद्रीय मंत्री चले आए। पूरे देश में जब इलेक्शन करवाया उन्होंने, तो बंगाल के इलेक्शन को सबसे ज़्यादा स्टेज में बांट दिया, ज़्यादा से ज़्यादा चरण में उनको विभाग किया, पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी लिया, सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में उतार दिए, हर एक केंद्रीय नेता बंगाल में चला आया। खुद प्रधानमंत्री ने दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा रैलीज बंगाल में होल्ड किए, दूसरे गृह मंत्री ने होल्ड किए, उसके बावजूद बंगाल में नाकाम रहे। तो ये डरते हैं ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी बहुत ही घातक नेता है और उनको नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी है, हर एक मुद्दे में आप उनको जितना भी बोल लो, सबसे पहले वो खड़े होकर के बीजेपी के खिलाफ ईमानदारी के साथ अगर कोई लड़ रहा है तो उनमें नाम राहुल गांधी का भी है। हर एक मुद्दे पे वो अपना मामले को, पार्लियामेंट में हो वहाँ उठाते हैं, वो वॉक कर रहे हैं वहाँ उठाते, जहाँ भी रहे वो मुद्दे पे बोलते हैं। उनको डर भय नहीं हो। उनको भी सस्पेंड कर दिया था, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया था फर्जी मामले में, फिर जाकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाकर उनको राहत मिली, वो वापस रीइंस्टेट हुए। तो ये बीजेपी चाहती है कि कोई अपोजिशन ना रहे। अपोजिशन नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। तो एक ना केंद्रीय मंत्री है प्रहलाद पाटिल, बहुत बड़े दिग्गज नेताओं में से एक है और कर्नाटक के बड़े लीडरों में से, कई मरतबा सीएम पद के लिए उनका नाम आया। उन्होंने आज जो है राज्यसभा में, जैसा जो जगदीप धनखड़ ने कहा कि मेरा जो है अपमान किया जा रहा है बाहर, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी, ये तमाम लोगों के, कि उन्होंने जाट समाज का अपमान किया, उन्होंने ओबीसी का अपमान किया, उन्होंने जो है गरीबों का अपमान किया। तो धनखड़ के खिलाफ बोला तो प्रहलाद जी ने कहा कि अपमान किया, मगर वही मतलब कि दानिश अली के खिलाफ जब बोल रहे हैं तो उसमें कम्युनिटी क्यों नहीं आता? धनखड़ के खिलाफ जाट कम्युनिटी आ गया, मगर दानिश अली के खिलाफ कोई कम्युनिटी नहीं है। ये नीचता है, ये बीजेपी की नीचता है और धनखड़ साहब ने ये पॉलिटिक्स किया है। धनखड़ साहब को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हुए नीचे स्तर की राजनीति नहीं करना चाहिए। उन लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उनका नज़र है कि जाट कम्युनिटी का वोट है 4-5 स्टेट में, वो परसेंटेज बता दे कितने परसेंटेज में वोट है, लगभग 40 सीट में इनका वोट जो है वो डिसाइसिव रहता है, तो वो वोट को टैप करना चाह रहे हैं।
यानी हर मुद्दे में राजनीति, हर मुद्दे में इलेक्शन जीतना, हर मुद्दे में वोट बटोरना, ये उनका नज़र है। उनको कोई इंसल्ट नहीं फील हुआ। अगर उनको इंसल्ट फील हुआ होता वो एक्शन लेते। आप एक्शन लीजिए। आपने सारे लोगों को, एमपीज़ को आपने सस्पेंड कर दिया। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत किया कल्याण बनर्जी ने, कल्याण बनर्जी ने खुद उस पर स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने तो धनखड़ जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने तो नहीं बताया कि मैं लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के स्पीकर के बारे में कुछ कह रहा हूँ। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने मिमिक्री किया अब पार्लियामेंट के बाहर बिना नाम लिए। अगर धनखड़ जी वो कहते हुए उन्होंने मेरे खिलाफ ऐसा किया तो आप एक्शन लीजिए। आपको कौन रोक रहा है? आप तो पूरे शक्तिशाली हैं, सबसे पावरफुल नेता के आप इतने चाहते हैं। जगदीप धनखड़ और ओम बिरला, ये दोनों व्यक्ति बड़े चर्चा में, एक लोकसभा स्पीकर, एक उपराष्ट्रपति, ये दोनों कितने जो है निष्पक्ष हैं? बहुत ही नाइंसाफ़ी किया है इन लोगों ने अपने पद के साथ, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर एक, मैं बार बार कह रहा हूँ कि संवैधानिक पोस्ट है। संवैधानिक पोस्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल पक्ष का साइड नहीं लेंगे। आप न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल रह के आप सदन की कार्रवाई करेंगे। अगर सदन की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, सदन में इतना अब्रप्ट हो रहा है, इतना चर्चा नहीं हो पा रहा है या सस्पेंड किया जा रहा है एमपी को, तो इसका सीधा का सीधा जिम्मेदारी जाता है लोकसभा में स्पीकर के ऊपर में, राज्यसभा में वाइस चेयरमैन के ऊपर में, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो सदन को चलाएं। अगर वो नहीं चला पा रहे यानी वो नाकाम है, वो कहीं ना कहीं उनकी कोई कमी है। अब वो ब्लेम गेम पॉलिटिकल विक्टिम खेलने लगते हैं कि अपोजिशन ऐसे कर रहे हैं, बीजेपी सब दूध की धुली है, सारे इल्ज़ाम बीजेपी अपोजिशन पे लगा देता। तब तो वो निष्पक्ष रहे नहीं। वो तो बीजेपी का साइड, बीजेपी का नैरेटिव जो बीजेपी के मीडिया सेल से सुबह सुबह तय कर दिया जाता है और सारे मोबाइल में मैसेज चलाया जाया करता है, वो वही बात को रिपीट कर रहे हैं। वो तो अपना कुछ बात अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहे। ममता बनर्जी, इंडिया अलायंस की एक बड़ी मीटिंग हुई दिल्ली में। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, एक दलित फेस है, उनका नाम जो है पीएम पोस्ट के लिए रखा, जिसको सहमति के तौर पर केजरीवाल जी ने कहा। तो आपको लगता है कि मोदी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे एक चेहरा हो सकते, क्योंकि तीनों चुनाव के हारने के बाद, हारने से पहले राहुल गांधी एक फेस थे, मगर अब राहुल की जगह जो है शिफ्ट होकर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो क्या लगता है कि खड़गे जी और वर्सेस राहुल वर्सेस मोदी जी, कितना मतलब कि रोमांचक होने वाला 24? नहीं, ये बहुत अच्छा सजेशन है। और कांग्रेस ने ऐसा नहीं कि उन्होंने इनकार किया हो कि नहीं, हम खड़गे जी को नहीं प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाएंगे, सिर्फ राहुल गांधी ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जीतेंगे, जीतने के बाद हम फैसला लेंगे। क्योंकि एक दलित कैंडिडेट को आगे ले आना ये बहुत ही अच्छा सजेशन है ममता बनर्जी की तरफ से, और इस पे वक्त आने पे फैसला लिया जाएगा। हालांकि ये शुरू से अप्रोच रहा है इंडिया अलायंस का कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हम अभी से डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम पहले चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, उसके बाद किसी न किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन इसमें अगर एक सजेशन आया है तो इस पे अलायंस को गौर करना चाहिए। 24 में क्या होगा? देखिए, हम उम्मीद तो करेंगे, क्योंकि कहीं भी जनता से जुड़ते हैं, बात करते हैं, तो हर जगह लोग ये कहते हैं कि 10 साल हो गया, नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था देश के साथ में, उस वादा को पूरा नहीं किया है। और हर वक्त क्योंकि उन्होंने मीडिया खरीद लिया है, नैरेटिव को वो कंट्रोल करते हैं, तो असली मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो जो सेंटीमेंट है, और आज भी नरेंद्र मोदी बीजेपी के पास में वो 36% का ही वोट शेयर है। मेजॉरिटी जो है 74% जो 64% जो वोट शेयर है वो तो उनके खिलाफ है। तो 64% देश का आबादी चाहता है कि बीजेपी की सरकार ना बने। तो हम चाहेंगे कि 2024 में जो है इंडिया अलायंस गवर्नमेंट बनाए और एक अच्छी सरकार चलाए। जो लोकसभा में भाषा चल रही है, एंड अप करेंगे, लोकसभा में भाषा चल रही है, क्या वो लोकसभा के सम्मानित रिप्रेजेंटेटिव जैसा भाषा है या गली रास्ते के गुंडे मवालियों जैसा भाषा? देखिए, लोकसभा का पहचान लोकसभा में आए हुए मेंबर्स के द्वारा होता है। आज आप देखेंगे अच्छा खासा मेजॉरिटी ऑफ जो एमपीज़ जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, उनमें मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम बीजेपी। तो जब पॉलिटिकल पार्टी किसी को टिकट देती है, तो अगर वो वैसे क्रिमिनल, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस है, या जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या जो इस तरह का विचार रखते हैं, कम्युनल विचार रखते हैं, ऐसे लोग अगर लोकसभा में पहुंचेंगे तो लोकसभा भी पार्लियामेंट भी जो है वो देश को वैसा ही दिखेगा। अगर आप अच्छे लोग को चुन के भेजेंगे तो आप वहाँ पे लैंग्वेज में जो है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्पीच में तब्दीली आ जाएगी। आप देख लीजिए वाजपेयी के ज़माने में किस तरह के स्पीच हुआ करते थे, कैसे प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हुआ करते थे, और आप देख लीजिए कि मोदी के ज़माने में क्या हो रहा है। तो ये फ़र्क है। ये हमारे एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जो पार्लियामेंट की हिस्ट्री में वो बहुत लो है ये दौर।
तो कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस डीएमके के लोग अगर भाषणबाजी करें, अगर शोर शराबा करें तो उनका कैरेक्टर ढीला हो जाता है, मगर जब भाजपा के लोग अगर यही काम करें, चाहे वो जो है प्रहलाद पटेल जी के तरफ से जो भाषण दिया गया, फिर उसके बाद उससे बहुत पहले रमेश भिदोरी जी के तरफ से दिया गया, प्रताप सिम्हा जी की तरफ से दिया गया, तो उनको लगता है कि ये जो है उनका रासलीला चल रहा है। 141 MP सस्पेंड है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शुरू। तौसीफ खान से बातचीत हो रही थी और तौसीफ खान ने खुलकर इस पर बातचीत किया। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।